राहुल अपने अटल इरादों के साथ आगे निकल चुका था। वो जानता था नरकदूत तक पहुंचने के लिए उसे पहले यादव को ढूंढना होगा और बिना शक्तियों के यादव से मिलना मौत को गले लगाने जैसा था। पर राहुल ने उसका भी उपाय खोज लिया था। कमिश्नर। हां, कमिश्नर मर तो चुका था, पर उसके हाथों में वो जादुई रस्सी देख राहुल जानता था कमिश्नर ने मास्टर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बस अब वो उन अजीबो गरीब हथियारों की तलाश में कमिश्नर के घर की तरफ निकल चुका था, जो उसे यादव को हराने में काम आ सकते थे। उधर दूसरी तरफ राहुल के घर में भी अफरा तफरी मची हुई थी। राहुल के पिता ने पूरे घर में उठा पटक मचा दी थी। जो हाथ में लगता वो उसे सूटकेस में घुसेड़े जा रहा था। ये सब देखकर राहुल की मां ने पूछा, हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? जब से फोन आया है पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हो। आखिर किसका फोन था? राहुल के पिता ने डर से कांपते हुए अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, मेरे खबरी का फोन था। कमिश्नर को किसी ने मार दिया। ये सुनते ही राहुल की मां भी चौंक गई। राहुल के पिता ने कहा, अगर ये देश छोड़कर भागे नहीं तो अगला नंबर हमारा होगा। राहुल की मां ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कितनी बार मना किया था, लालच में मत पड़ो, देखो क्या हो गया। एक तरफ बेटा गायब है और उस पर यह मुसीबत। राहुल के पिता ने चिढ़ते हुए कहा, बहस करने का वक्त नहीं है, जल्दी से अपना सामान पैक कर। राहुल की मां ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या राहुल को हम यहीं छोड़ जाएंगे? राहुल के पिता ने कहा ना बहस मत कर, जो छूट गया वो छूट गया। राहुल की मां ने जोर से कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने बेटे के बिना नहीं जाऊंगी। अपने राहुल को ढूंढ कर रहूंगी। एक तरफ राहुल मुंबई पहुंच चुका था, वहीं उसकी मां को बस इतना पता चलता है कि राहुल आखिरी बार पुणे के येड़वाड़ा जेल में दिखाई दिया था। वक्त ना गवाते हुए राहुल की मां पुणे के लिए निकल चुकी थी। राहुल ने भी बिना वक्त गवाए गाड़ी सीधा कमिश्नर के घर के बाहर रोक दी थी। घर के दरवाजे की बेल बजाते ही कमिश्नर की बीवी ने नम आंखों के साथ दरवाजा खोला। राहुल समझ गया था कि कमिश्नर की मौत की खबर घर तक पहुंच चुकी है। कमिश्नर की बीवी ने नम आंखों से पूछा, जी कहिए। राहुल ने यादव का आईडी कार्ड निकाला और दिखाते हुए कहा, मैं कमिश्नर साहब के अंडर काम करता था, उनकी मौत के सिलसिले में घर की तलाशी करनी थी। कमिश्नर की बीवी कुछ कह पाती उसके पहले ही राहुल ने अंदर घुसते हुए कहा, मैं जानता हूं इस वक्त आप सदमे में हैं, पर हमारे लिए कमिश्नर के कातिल को ढूंढना और उन्हें इंसाफ दिलाना जरूरी है। क्या आप नहीं चाहती कि आपके पति के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले? कमिश्नर की बीवी ने हिम्मत बांधते हुए कहा, आपको जहां और जो ढूंढना है ढूंढिए, बस इनके कातिल को मत छोड़िएगा। राहुल ने बिना वक्त गवाए घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। उधर अजंता में महेंद्र गुप्ता के घर की पूरी तलाशी के बाद भी सीबीआई चीफ नायडू के हाथ कोई नई जानकारी नहीं लगी थी, इसलिए उसने वापस पुणे जाने का फैसला किया। पुलिस जीप में बैठते ही नायडू का फोन बजने लगा। नायडू ने फोन उठाकर देखा तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था, जेलर कॉलिंग। नायडू ने तुरंत फोन उठाकर कहा, हाँ जेलर बोलो। क्या? जेलर की बात सुनते ही नायडू ने चौंकते हुए कहा, राहुल भाग गया? पर कैसे? उसके पास तो कोई शक्ति भी नहीं थी। क्या क्या तुम लोग उसकी बातों में आ गए? डैम इट! गुस्से से दिल मिलाए नायडू ने फोन काटते हुए कहा, एक राहुल ही है जिसे इन अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में पता था। अब कहां ढूंढूं उसे? इधर राहुल भी कमिश्नर का घर छान कर परेशान हो चुका था, पर उसे कोई भी जादुई हथियार हाथ नहीं लगा। हार कर राहुल घर से निकलने ही वाला था, तब उसने पलट कर कमिश्नर की बीवी से पूछा, क्या इस घर में ऐसी कोई जगह है जहां कमिश्नर साहब अपनी खुफिया जानकारी छुपाते थे? ये सुनते ही कमिश्नर की बीवी थोड़ी घबराई। राहुल ने उनके माथे पर शिकन को पढ़ लिया था और गहरी आवाज में कहा, देखिए, आपको जो भी पता है मेरा वो जानना जरूरी है, वरना हम कमिश्नर के कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कमिश्नर की बीवी सोच में पड़ गई और फिर उसने दीवार पर टंगी टीवी की तरफ उंगली उठाई। राहुल उत्सुकता से उस टीवी के पास गया। टीवी को दीवार से उतारकर नीचे रखते ही राहुल चौंक गया, क्योंकि वहां एक खुफिया लॉकर बना था।
वो लॉकर 4 नंबर के कॉम्बिनेशन से ही खुल सकता था। राहुल जानता था उसके पास वक्त कम है, इसलिए अपनी ताकत लगा के राहुल ने लॉकर खोलने की कोशिश की। पर तभी राहुल को याद आया कि नरकदूत ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी। राहुल परेशान सा लॉकर को देख ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, 2424। राहुल ने पलटकर कमिश्नर की बीवी को देखा। कमिश्नर की बीवी ने धीरे से कहा, 24 यानी 24 उनका फेवरेट नंबर था। राहुल ने जैसे ही वो नंबर डाला, लॉकर खुल गया और उसमें रखी चीज चमकने लगी थी। राहुल ने देखा लॉकर में एक माउथ ऑर्गन, चाबुक और एक बोतल में पानी रखा था। काफी वक्त के बाद राहुल के चेहरे पर मुस्कान थी। आखिर उसे यादव से निपटने का हथियार जो मिल गया था। अब बस राहुल को पुणे जाकर यादव को चुनौती देनी थी। पुणे से काफी दूर अजंता की ऊंची चट्टानों के बीच बैठा मास्टर बस आयशा को घूरे जा रहा था। वो जानता था राहुल आयशा पर आंख बंद करके भरोसा करता है, और अब आयशा ही थी जो राहुल को मास्टर का काम करने के लिए मना सकती थी। आयशा अपने बालों को बांधते हुए मास्टर के पास आकर धीरे से बोली, मैं तैयार हूं। मास्टर ने खुशी से कहा, तो जाओ, जाकर ले आओ राहुल को मेरे पास। पर याद रखना, मुझसे होशियारी करके सिर्फ दर्द ही हासिल होगा, पता है ना? आयशा ने सिर हिलाते हुए कहा, जानती हूं। ये कहते ही आयशा पलटकर जाने लगी, पर तभी आयशा ने अपना रास्ता बदल दिया और वो चट्टान के सिरे जाकर खड़ी हो गई, जहां से जमीन कोसों दूर नीचे थी। मास्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या कर रही है तू? आयशा ने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं अपने प्यार, अपने राहुल को दोबारा धोखा दूंगी? मैं जानती हूं कि मैं राहुल की कमजोरी हूं। मेरे लिए राहुल कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, पर आज मैं राहुल को उसकी इस कमजोरी से दूर कर दूंगी। वो कभी तेरे वश में नहीं आ पाएगा। मास्टर भी जानता था आयशा उसके लिए राहुल को मजबूर करने का सबसे बड़ा हथियार था। मास्टर आयशा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। आयशा की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे और फिर उसने आखिरी बार अपनी जबान पे नाम लिया, राहुल, राहुल, आई लव यू। ये कहते ही आयशा ने चोटी से छलांग लगा दी। मास्टर की भी गुस्से से चीख निकल गई, नहीं, ये क्या किया तूने पागल औरत? प्यार के लिए अपनी जान दे दी, मूर्ख कहीं की। मास्टर भले ही आयशा को मूर्ख समझ रहा था, पर प्यार की दीवानगी ऐसी ही होती है। अपनों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती। अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना राहुल की मां भी पुणे आ पहुंची थी, पर यड़वाड़ा जेल के गार्ड्स ने राहुल की मां को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। कहीं ना कहीं ये राहुल की मां की प्रार्थना का ही असर था कि राहुल नरकदूत और मास्टर जैसे शक्तिशाली लोगों के बीच अब तक जिंदा था। राहुल से मिलने के लिए मां की बेचैनी बढ़ रही थी, और तभी यड़वाड़ा जेल के बाहर बने चाय की टपरी वाले ने उसकी मां की मायूसी को समझा और पिछले 2 दिन में हुए जेल के अंदर हर कांड के बारे में उन्हें अवगत करना शुरू किया। मां को यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसके बेटे के साथ इतना सब कुछ हो गया। और फिर चाय वाले ने शमशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मां जी, आखिरी बार आपका बेटा उस शमशान में ही दिखा था। अपने बेटे से मिलने की आस में मां बदहवास से शमशान की तरफ निकल चुकी थी। राहुल की मां को अंदाजा भी नहीं था कि जिस राहुल को ढूंढते हुए वो मुंबई से पुणे आ गई थी, उसका बेटा जेल के पास ही बने शमशान में यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राहुल अच्छी तरह जानता था कि उसके पास अब नरकदूत की शक्तियां नहीं है, इसीलिए वो यादव तक नहीं पहुंच सकता था। पर यादव के पास अभी भी वो शक्तियां थी। वो किसी भी वक्त राहुल तक आ सकता था। राहुल के शातिर दिमाग ने यादव से निपटने का प्लान पहले ही बना लिया था। अब बस उसे यादव को चुनौती देकर यहां तक बुलाना था, और राहुल ने वही किया। शमशान के बीचों बीच खड़े होकर राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, यादव, कहां छुपा है तू? चूहे की तरह बिल में, हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। शमशान के पास ही घने जंगल में बैठा यादव राहुल की चुपती हुई आवाज मीलों दूर से भी सुन सकता था। राहुल की चुनौती सुनकर यादव आग बबूला हो चुका था। यादव ने मन ही मन कहा,
तेरी इतनी हिम्मत राहुल कि तुम मुझे चुनौती देगा? तुम मुझे नहीं, अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। ये कहते ही यादव बिजली की रफ्तार से शमशान की तरफ पहुंचा, पर शमशान पहुंचते ही राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। यादव भी वहीं खड़ा होकर अपनी आंखों की शक्तियों से पूरे शमशान की तलाशी ले ही रहा था कि तभी ऊपर से आए एक चाबुक ने अचानक से यादव की गर्दन को दबोच लिया था। ये राहुल ही था जो ताक लगाए कमिश्नर के घर से मिले हथियारों की मदद से यादव को हराने के लिए पूरी तरह तैयार था। अचानक हुए इस हमले से यादव चौंक गया था, पर फिर खुद को संभालते हुए यादव ने पूरी ताकत से उस चाबुक को खींचा और राहुल को जमीन पर पटक दिया। अपनी काली गुफा में नरकदूत भी यह मंजर अपनी खौलती हुई कढ़ाई में साफ देख पा रहा था, और राहुल की जमीन पर गिरते ही नरकदूत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। इधर शमशान में यादव गुस्से से राहुल की तरफ बढ़ते हुए चीखा, राहुल, आज तेरा खेल खत्म। इससे पहले राहुल को सोच पाता, यादव ने उसकी गर्दन अपने हाथों से जकड़ ली थी, और तभी राहुल ने अपने दाएं हाथ से कमिश्नर के घर से मिली वो शीशी का पानी यादव की आंखों पर फेंका। अचानक हुई आंखों की जलन की वजह से राहुल यादव की जकड़ से छूट गया। यादव झल्लाते हुए इधर उधर देख रहा था, पर उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, और तभी चीखते हुए राहुल ने यादव के सर पर वार किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। एक के बाद एक अपने घूंसों से उसके चेहरे पर वार करने लगा। जब तक यादव को कोई चीज साफ साफ दिख पाती, राहुल उसके ऊपर हावी हो चुका था। राहुल चिल्लाते हुए बस एक ही बात कह जा रहा था, बुला बुला अपने उस मालिक नरकदूत को बुला। गुफा में बैठा नरकदूत ही सब देख रहा था, सोच ही रहा था कि अब मैदान में उसे उतरना पड़ेगा। तभी नरकदूत ने उस खौलती कढ़ाई में देखा कि राहुल का नाम चीखती हुई शमशान में उसकी मां पहुंच चुकी थी। इस बात से अनजान कि यादव में उसके बेटे की आत्मा है, और जो शख्स राहुल को पीट रहा है वही उसका बेटा है। राहुल भी अपनी मां को देखकर दंग रह गया, पर यादव के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। और तभी यादव ने चीखते हुए कहा, मां। इससे पहले राहुल कुछ भी कह पाता, उसी की मां ने आकर उस पर चांटों की बरसात कर दी। राहुल बेबस था, अपनी मां को समझा नहीं पा रहा था। यादव के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने एक ही झटके में राहुल को खुद से दूर फेंक दिया और राहुल की मां के सामने नाटक करते हुए बोला, मां क्या होती है ये मुझे आज पता चला। तू नहीं होती तो आज तेरे बेटे ने तो मुझे मार ही दिया था। राहुल की मां हैरान थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, यादव ने राहुल की मां को गर्दन से जकड़ लिया। राहुल ने बेबसी से चीखते हुए कहा, यादव, मेरी मां को छोड़ दे मेरी मां को, भले ही मेरी जान ले ले तू। यादव ने दांत घिसते हुए कहा, ठीक है, जैसे तू कहे। यादव राहुल की मां को जमीन पर पटकते हुए तेजी से राहुल की तरफ बढ़ा और अपनी पूरी ताकत अपनी हथेली में इकट्ठा कर एक जोर का घूंसा राहुल के पेट में मारा। घूंसे का असर इतना था कि राहुल की शर्ट फट गई। उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह बाहर निकला और वो सीधे शमशान के पास से बह रही नदी में जा गिरा। यादव ने अपनी सारी ताकत उस घूंसे में डाल दी थी और जब यादव ने पलटकर हाफते हुए नदी की तरफ देखा तो राहुल का अधमरा जिस्म धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा था और देखते ही देखते वो पानी राहुल के खून से लाल हो चुका था। यादव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कहा था ना, खेल खत्म। ये कहते ही यादव मुड़कर जाने लगा, तभी उसके कानों में पानी से बुलबुले छूटने की आवाज आई। यादव ने हैरानी से मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया। वो पानी चूहों से भर चुका था और सैकड़ों चूहों ने राहुल को पानी से निकालकर जमीन पर रख दिया था। गुफा में बैठा नरकदूत अब अपनी खौलती कड़ाई में कुछ देख नहीं पा रहा था, पर यादव जो अपने सामने ये सब होता देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक डर सा बस गया था उसके दिमाग में और यादव अपने कदम पीछे लेने लगा और अपने पीछे खड़े पेड़ से टकरा गया। पर अगले ही पल जो हुआ उसने यादव के रोंगटे खड़े कर दिए। वो पेड़ देखते ही देखते एक विशाल काल सर्प में बदल गया था जिसने यादव को जकड़ लिया था। वो काल सर्प यादव को निगलने ही वाला था
कि यादव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर खुद को छुड़ाया और वहां से भागा। सांप भी अपनी लंबी जीभ लपलपाते हुए यादव की तरफ तेजी से बढ़ा। खुद को बचाने के लिए यादव ने उसी पानी में छलांग लगा दी और यही यादव की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पानी में छलांग लगाते ही यादव के आसपास का पानी बर्फ में तब्दील होने लगा। यादव के पांव जम रहे थे और तभी मास्टर उस पानी से निकलता हुआ बाहर आया। तब यादव को एहसास हुआ वो अब तक मास्टर के बनाए छलावे में फंस चुका था। काल सर्प गायब हो गया और अब तक यादव का आधा शरीर बर्फ में जम चुका था। वहीं शमशान की दूसरी तरफ राहुल को भी होश आ गया था और वो अपनी आंखों से मास्टर को यादव को बर्फ में जमाते हुए देख पा रहा था। इससे पहले यादव का पूरा शरीर बर्फ में जम पाता, मास्टर ने हंसते हुए कहा, खेल तभी खत्म होगा जब मास्टर चाहेगा। अब तक यादव पूरी तरह बर्फ में कैद हो चुका था। राहुल सबसे पहले अपनी मां की तरफ भागा और उन्हें अपने हाथों से उठाते हुए चीखने लगा, मां मां मां, अपनी आंखें खोलो मां। और तभी उड़ता हुआ मास्टर राहुल के पीछे आया और कहा, घबरा मत, ये जिंदा है। राहुल ने मुड़कर मास्टर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी मुझे। मास्टर ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो तो दिख ही रहा था। मेरे आने से पहले तो तुमने यादव को हरा ही दिया था, है ना? इतने बहादुर हो तुम, तो आगे का कुछ प्लान भी बनाया होगा। राहुल ने मुट्ठी बांध कर कहा, प्लान है, अब बस मुझे नरकदूत को सबक सिखाने उसकी गुफा में जाना है। मास्टर ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, जब हम दोनों का एक ही मकसद है तो मिला ले हाथ। मास्टर ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अचानक से आए मास्टर के अंदर इस बदलाव को राहुल समझ नहीं पा रहा था। राहुल ने मास्टर का हाथ झटकते हुए कहा, मैं मूर्ख नहीं हूं जो उस शख्स पर भरोसा करे जिसने अपने ही परिवार का खून कर दिया हो। मास्टर को राहुल की ये बात सुई की तरह चुभी। फिर भी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, बहुत कुछ पता करके आए हो जनता से। बहुत अच्छे। राहुल ने भी निडरता से कहा, हाँ, बहुत कुछ, पर अब तक ये समझ नहीं पाया कि तुम नरकदूत से क्या चाहते हो। मास्टर ने गुस्से में पलटते हुए कहा, बदला, बदला चाहिए मुझे नरकदूत से, मेरे परिवार को मौत के घाट उतारने का बदला। राहुल ये सुनकर दंग रह गया। मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा, हां, उस घर का छोटा बच्चा मैं ही हूं, मास्टर, और मेरा बड़ा भाई जिससे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वही है नरकदूत। मास्टर के चेहरे पर दर्द साफ देख पा रहा था राहुल। मास्टर ने अपना गला फाड़ दर्द से एक बार फिर से चीखा, नरकदूत। मास्टर के दर्द से भरी ये चीख की गूंज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी।